हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच अपने डिस्कशन को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको पता है कि हम लोग आज एनर्जी को ही डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में भी एनर्जी को डिस्कस किए थे और आज भी एनर्जी को, लेकिन अंतर क्या होगा? उसमें हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किए थे और इसमें पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बताएँगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग डाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब चलो इसको डिस्कस करते हैं। आप कहोगे सर ये तो पता है पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं तो तुरंत मन में एक फार्मूला आ जाता है mgh। आपके मन में भी आ गया होगा, पता है mgh सबको पता है भैया, आपको भी पता है। लेकिन अब यहाँ पे आप 9th वाला नहीं पढ़ रहे हो, हम थोड़ा सा और ऊपर क्लासेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है? ये होती है एनर्जी, अब देखो लिख देते हैं, एनर्जी possessed by body due to virtue of its position और कॉन्फ़िगरेशन। रियल में भैया ये डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की कि एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। या तो उस बॉडी की पोजीशन में चेंज कर दीजिए या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दीजिए, तब उसके अंदर भाई देखिए, ये चाहे पोजीशन चेंज करना हो चाहे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो, जब भाई चेंज करोगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों, चाहे पोजीशन चेंज करो चाहे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, तो जितना आपको वर्क करना पड़ता है, ये वर्क उस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, ये है एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी के दो नाम और है भैया, कौन कौन से? पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग म्यूचुअल एनर्जी भी बोल देते हैं, और इसका एक और नाम है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, ये दोनों नाम हम लोग इसको जानते हैं, ज्यादातर हम लोग इसको ही पढ़ते हैं, ये दोनों कभी कभार यूज में आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने टाइप की होती है। जी हाँ, टाइप भी होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं देखो भैया, जरा इसको हटा देते हैं। तो अब भैया कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो आप सीधे सीधे यही कहोगे कि बॉडी की पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के लिए जितना हमको वर्क करना पड़ता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये होती है मोस्टली 3 टाइप की। ठीक है, ये आपकी 3 टाइप की होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन सी देखो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक होते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एक है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये भैया 3 टाइप की होती हैं, जिसमें से अभी हम 2 इसको तो अभी पढ़ेंगे, और ये हम आपको जब आपको 12th की वीडियो, क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में ये वाला है, ये हम वहाँ पर आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये पढ़ना है तो आपको क्लास 12th के प्लेलिस्ट में जाकर के पोटेंशियल एनर्जी वाला वहाँ पर आपको देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी डिटेल में। चलो, तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है,
अब देखो, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हटा देते हैं अब। ठीक, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है कि जब हम उस बॉडी को अर्थ की सरफेस से ऊपर किसकी चाहे जितनी भी हाइट ले जाओ, अर्थ की सरफेस से अगर हम h हाइट ऊपर प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो जितना हमको वर्क करना पड़ता है तो वो वर्क उस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो तो इसको जरा लिख दें, एनर्जी possessed by body by virtue of its position above the surface of earth, surface of earth। ठीक है, अर्थ की सरफेस से जितना ऊपर ले जाओ तो जितना हमको वर्क करना पड़ेगा वो कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है अर्थ, ये बॉडी भी यहां रखी हुई है, इस बॉडी का जो मास है, इसका जो मास है वो कितना है, स्मॉल m है। इस बॉडी को हम यहां पे लेके आ रहे हैं, h हाइट ऊपर यहां पे लेके आ रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पहले वर्क निकाल लें ना। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। ठीक है, और फोर्स क्या होगा, F इजिकल टू एम ए होता है जब सीधी लाइन में चलता है। ये अंदर ग्रेविटी चल रहा है तो F इजिकल टू एम जी हो जाएगा, तो हो जाएगा F, ये एम जी हो जाएगा, और ये कितना है H, तो ये क्या आ जाएगा, W इजिकल टू एम जी एच। ठीक है, तो यहां पर भैया ये जो आपका वर्क डन है, यही भैया उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और ज़्यादातर हम लोग इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, जैसे कहता है पोटेंशियल एनर्जी तो mgh बोलते हो, तो यही आप बोलते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर इसी में ही दो टाइप के फोर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, एक आपका कंजर्वेटिव फोर्स, एक आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिएगा बहुत आसान है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे उसका। देखो कोई कठिन टॉपिक भैया नहीं है, बहुत आसान आसान है। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स की डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क अगर हम करते हैं, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा अगर हम वर्क करते हैं, वो वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, किस रास्ते से गई है इस पे डिपेंड ना करे। जैसे मान लेते हैं कि बॉडी यहां पर है, ठीक है, और इसको हमको यहां पे लेके जाना है, h हाइट ऊपर। दो रास्ते से देखो आपको करके दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसको फोर्स लगाया और सीधे उठा करके यहां रख दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मैं बॉडी यहीं पर है और इसको हमको यहां पे लेके आना है, तो इसको हम ऐसे ऐसे भी तो ला सकते हैं। ठीक है, एक सीढ़ी नुमा तरीके से भी हम ऊपर इसको लेके जा सकते हैं। तो अब क्या कहना, मेरा कहने का मतलब ये था कि एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा अगर हम वर्क करें, वो वर्क इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करे। मतलब ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट्स। इस पे डिपेंड करे कि मतलब बॉडी कहाँ थी और कहाँ पे उसको ले जाना है, किस रास्ते से ले जाना है उससे उसको मतलब नहीं है। तो वो फोर्स कहलाता है
कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अभी आप देखोगे खुद। यहाँ पे मैंने इस बॉडी पे कुछ फोर्स लगाया, वर्क किया, तो भैया आपको पता है वर्क कितना आता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो वेट है, वेट कितना भैया mg है। ठीक है, तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है h। यानी कि मैंने इस वाले केस में mgh वर्क किया उस फोर्स के द्वारा। जरा इस केस में दिखा लेते हैं। इसमें ये जो बॉडी है वो अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर है, और हर एक स्टेप की जो हाइट है वो h डैश है। ठीक है, कितने स्टेप है यहाँ, तो भैया मैंने भी 3 स्टेप दिखाए हैं, हो सकता है 3 से ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू n इंटू एच डैश। देख लो, n इंटू एच डैश लिख सकते हैं ना, कि इस h डैश सभी को जोड़ दे, इस h के बराबर आ जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया। अब जरा वर्क निकालो कि एक स्टेप को यहां से यहां तक बॉडी लाने में कितना वर्क करना पड़ा, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो, तो एक सिंगल स्टेप में तो हम W1 लिख देते हैं, F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो जाएगा mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h डैश का। ठीक है, यानी कि एक स्टेप कंप्लीट करने में इतना वर्क हो रहा है। कितने स्टेप कंप्लीट करने हैं, n स्टेप है, यहां लिख देते हैं n स्टेप्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसको टोटल W यानी कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि n W1, देखो क्या हो जाएगा mg h डैश, यहाँ n हो जाएगा, तो n h डैश क्या क्या लिख दें, h लिख सकते हैं, कि W इज इक्वल टू mg h आ गया। ठीक है, देखा आपने कि भैया चाहे इस तरीके से जाओ चाहे इस तरीके से जाओ, जो वर्क हो रहा है वो बराबर हो रहा है। क्यों, क्योंकि हाइट सेम है। ठीक है, तो यहां पर भैया जो फोर्स लगाए हो, जो फोर्स लग रहा है वो क्या है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या है, कि जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करे, बीच के रास्ते पे डिपेंड ना करे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कंजर्वेटिव, तो आसान लगा ना, कोई कठिन नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पता है आपको, कि जो किस रास्ते से गए हो उस रास्ते पर भी डिपेंड करता है भैया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को तो छोड़ दो, वो रास्ते पर डिपेंड करता है, किस रास्ते से गए हो, तो वो क्या कहलाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे फोर्स जिसके द्वारा अगर आप वर्क डन करते हो, वो वर्क डन किस रास्ते से गए हो फाइनल पॉइंट तक, उस पर डिपेंड करे। जैसे यहां पे हो और यहां पे जाना है, ठीक है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव क्या कहता है, किस रास्ते से आप गए हो उस रास्ते पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। इसका एग्जाम्पल हम लिख दें, क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको हमको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन आप समझते हो, जितना ज़्यादा चलोगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स। बहुत एग्जाम्पल अच्छे से लेते हैं, जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना ज़्यादा तो इसकी इंक खत्म हो गई ना। जितना ज़्यादा चलोगे चप्पल आपकी उतनी ज़्यादा घिसेगी ना, कम चलोगे कम घिसेगी, ज़्यादा चलोगे ज़्यादा घिसेगी। ठीक है, तो वही ये है भैया पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की रास्ते पर डिपेंड करता है वो वक्त, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है। क्लियर, बहुत अच्छे समझिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी ग्रेविटेशनल वाला ही चल रहा है, अभी भैया ये मत सोचिएगा अगला टॉपिक चालू हो गया ना, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही चल रहा है। तो हम लोगों ने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ने के बाद अब आते हैं
ये टॉपिक आपका एकेडमिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो भैया टॉपिक? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी। अब आपको इसमें दिखाना क्या है? इसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखाना है कि हर जगह जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। देखो इसमें आपको दिखाना क्या है, यहां पर बॉडी है, ये h हाइट है, ठीक है। आपको दिखाना यह है कि ये बॉडी यहां से छोड़ी जाती है, यहां तक छोड़ दी गई, यहां से तो क्या होगा, नीचे गिरेगी। तो इसके हम 3 पोजीशन बना लेते हैं, ए, बी और सी। हमको तीनों पोजीशन पर टोटल एनर्जी निकाल लेनी है। अगर तीनों जगह पर टोटल एनर्जी जो सेम अगर आ गई, टोटल एनर्जी जो होती है भैया वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर तीनों जगह पर टोटल एनर्जी सेम आ गई तब कहेंगे भैया यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। चलो भैया निकालते हैं क्या करके। तो सबसे पहले एट पॉइंट ए पे निकाल लेते हैं, बहुत आसान है भैया। एट पॉइंट ए तो पहले काइनेटिक एनर्जी तो निकाल लें भाई, यहाँ पे तो बॉडी चल ही नहीं रही ना, पकड़े हुए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, कितना हो गया 0। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे तो भी पकड़े हुए हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई भैया, देखो यहां से h हाइट ऊपर है, कितना हो गया mgh, तो ये हो गया भैया mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया 0 प्लस mgh, तो टोटल एनर्जी हो गई भैया mgh, ठीक है। ये कहां पे आ गई, पॉइंट ए पर उसके पास कितनी एनर्जी है ये हमने निकाल दी, ठीक। अब आते हैं पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी जो पोजीशन है वो यहां से x पे है और यहां से है ये h माइनस एक्स, ठीक है भाई। बीच में कोई पोजीशन तो हमको माननी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये हो गया भैया x पोजीशन पर, ये हो गया भैया h माइनस एक्स, ठीक। चलो अब उसके बाद हम सबसे पहले ये निकाल दें कि जब बॉडी यहां से छोड़ी गई है तो इस बी पॉइंट पर आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो तो यहां लिख देते हैं एट पॉइंट बी, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू तो 0 है प्लस 2gh कितना है h, सॉरी यहां से x, ठीक है। ये हो जाएगा x डिस्टेंस, ठीक। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट 2gx, मतलब यहां से जब बॉडी यहां तक आएगी तो कितनी वेलोसिटी इसकी हो जाएगी, इतनी। तो काइनेटिक एनर्जी जरा निकाल लो, क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ एम 2gx, 2 से 2 कैंसिल यानी कि mgx, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, क्या होता है mgh, यहां से हाइट कितनी है h माइनस एक्स, तो भैया क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स। अब हमको टोटल एनर्जी निकाल लो, तो टोटल एनर्जी क्या हो गई भैया, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि देखो काइनेटिक भी निकाल ली, पोटेंशियल भी निकाल ली, तो उनको ऐड कर दो तो हो जाएगा mgx प्लस mgh माइनस x। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो टोटल एनर्जी आ गया mgh, क्योंकि ये और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो गया mgh। देखा, ए पॉइंट पर भैया mgh था, बी पॉइंट पर mgh निकल कर आ गया। अब जरा हम इस सी पॉइंट पे निकाल लें तो अब एट पॉइंट सी, अगर सी पॉइंट पर भी इतनी ही निकली तो हम कह देंगे भैया टोटल एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, देखो तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी ये निकाल लें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल तो 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये हाइट कितनी है, h ही है। काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाफ m v स्क्वायर हाफ m 2gh कैंसिल आउट, तो हो गया mgh, यानी कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भैया, फॉर्मूला क्या होता है mgh। जब यहीं पे बॉडी आ गई है तो हाइट क्या होगी इसकी, 0, तो क्या हो जाएगा ये 0। तो नाउ टोटल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितनी है mgh, पोटेंशियल कितनी है 0, तो हो गया mgh, ये हो गया टोटल एनर्जी। आपने देखा भैया ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो कैसी है भैया, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल लागू होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको करके दिखा दिया, और ये अभी आपके एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एक हम आपका ग्राफ भी बना दे रहे हैं। देखो जो टोटल एनर्जी है भैया वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है। काइनेटिक और पोटेंशियल कम ज़्यादा होते रहते हैं आपस में। देखो यहाँ पर कहीं काइनेटिक 0 है तो पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है तो काइनेटिक की कुछ वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपस में ही इंटरचेंज होती रहती हैं। टोटल एनर्जी लेकिन कांस्टेंट रहती है। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, अभी मैं ग्राफ बना दूं। इस तरीके से, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन आपकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन आपकी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई, इस लाइन पे हम लोग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पे हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी जब धीरे धीरे घटती है तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये भैया ग्राफ आपके सामने है, ये डेरिवेशन आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट है एंड एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कठिन नहीं है। लेकिन है क्या भैया, आपको ये जैसे ये ने फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो फिजिक्स की वीकनेस है वो क्या, उसके फॉर्मूले हैं। वीकनेस को सही कर लीजिए, फिजिक्स आपकी फिंगर टिप्स पे चलेगी। ठीक है, चलो तो यहां पर भैया हमारा एक टाइप का जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी फिनिश होती है। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप की एनर्जी को डिस्कस करेंगे। कौन सी थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो भैया अब हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो भैया टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे, ये भैया दोनों में इंपॉर्टेंट है। चाहे हम एकेडमी की बात कर लें, चाहे हम कंपटीशन की बात कर लें, दोनों के हिसाब से दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये भैया होता है कि एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। लिख देते हैं यहां पर, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय virtue of its configuration। ठीक है, मतलब हमको अब इसमें करना क्या है, उसके शेप में चेंज करना है। भाई शेप में चेंज करोगे तब भी तो वर्क करना पड़ेगा ना, तो वो वर्क जो होगा उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसमें हम ज्यादातर स्प्रिंग वाला केस पढ़ते हैं। जी हाँ, स्प्रिंग वाला केसेस में हम लोग पढ़ते हैं, देखते, बहुत आसान है, बस इसके छोटे छोटे टर्म समझ लीजिएगा। चलो अब हम आपको स्प्रिंग वाला केस पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर बस छोटे से यहां कर देंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ठीक है, बहुत आसान है। देखो ये है मेरी स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग तो सभी लोगों ने देखी होगी। क्या होता है, स्प्रिंग को खींच दीजिए, ज़्यादा नहीं, लिमिट में खींचो। क्यों ज़्यादा नहीं खींच सकते, ये मैं आपको आगे चैप्टर्स में डिस्कस करूंगा। थोड़ा खींचो, छोड़ दो, क्या होगा, जैसे आपने थोड़ा इतना खींचा तो फिर पीछे आ जाएगी। अब इसको दबाइए, दबा दीजिए, दबा के छोटा कर दीजिए, छोड़ दोगे तो क्या होगा, फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। मतलब इस स्प्रिंग को चाहे दबाओगे, दबा के छोड़ोगे तो अपने फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, और खींच करके छोड़ दोगे तो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। मतलब यार इसके ना कुछ तो है, जो चीज इस स्प्रिंग को डिस्टर्ब नहीं होने दे रही है, इस स्प्रिंग को अपनी पोजीशन में लेके आने की कोशिश कर रही है। वो चीज क्या है, वो उस टर्म को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं भैया, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही इस स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंज करते हो तो एक फोर्स इसके अंदर अपने आप डेवलप हो जाता है। उस फोर्स को क्या बोलते हो, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे नाम से ही पता है, रीस्टोरिंग, अपने आप को फिर से स्टोर कर लेना। ठीक है, तो मतलब जैसे हम इस स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं, एक फोर्स डेवलप हो जाता है, उस फोर्स को बोलते हो रीस्टोरिंग फोर्स। और ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो जैसे इस स्प्रिंग को आप अगर इस कंप्रेस कर दोगे यहां पर, तो ये हो गया x। ठीक है, मान लो आपने इसको इधर की ओर कंप्रेस किया ना, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, अपोजिट में। अगर मान लेते हैं इसको आपने खींच दिया यहां तक, ठीक है, इतना खींच दिया, तो ये फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। आपने खींच दिया इधर की तरफ, फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहां पर भैया जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, लेकिन लिमिट में रहता है, लेकिन रहता अपोजिट डायरेक्शन में है। ये आपने यहां पर हमने दिखा दिया। ठीक है, अब देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, माइनस क्या होता है, डायरेक्शन। अब यहां पर हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं K। इस K को भैया हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, या कभी कभी इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हो, या इसको हम लोग कभी कभी फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हो। ज्यादातर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट वो लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो यानी कि आपने यहां पर वर्क किया, आपने जैसे इसको
थोड़ा सा दबाया, एक फोर्स अपने आप डेवलप हो गया, उस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हो। वो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसी की वजह से स्प्रिंग भैया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? अभी तो मैंने वर्क डन नहीं निकाला, अभी तो मैंने ये बताया कि फोर्स कितना लगाते हो। ठीक है, फोर्स कितना लगता है। अब हमको निकालना है कि अगर मान लो इस स्प्रिंग को हम बढ़ाएं एक्स डिस्टेंस, या थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट कम करें, कंप्रेस कर दें, एक्सटेंशन में ले जाएं या कंप्रेशन में ले आएं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क उस स्प्रिंग में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, देखो कितना बहुत आसान है। अब देखो, कुछ मिटाना नहीं है, कुछ नया फिगर नहीं बनाना है, सिर्फ यही मान लेते, कोई भी एक फिगर ले लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि स्प्रिंग तो ओरिजिनल ये है, हमको मैंने खींच लिया, हमने कहां से कहां तक? 0 से x डिस्प्लेसमेंट दे दिया उसको। अभी यहाँ पे 0 था, मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। कहां तक दे दिया? x तक दे दिया। तो 0 से x जाने में कितना वर्क हमको करना पड़ा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले भैया छोटा सा एक्सटेंशन देने में वर्क निकाल लें। देखो, तो छोटा सा वर्क क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, देखो ये फोर्स तो स्प्रिंग के अंदर लग रहा है, हमको इसके अगेंस्ट में वर्क करना है। जैसे हमको अगर मान लो इसको खींचना है, देखो जरा समझिए, थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर हमको इसको खींचना है, हम इधर की ओर खींचेंगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स उधर की ओर खींचेगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है तो हम स्प्रिंग को खींच नहीं सकते। इससे मोटी मोटी स्प्रिंग होती हैं जिसको हम लोग खींच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं? इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, खींचते हैं। जब हमारे द्वारा किया गया वर्क इससे ज़्यादा हो जाता है, तभी हम स्प्रिंग को खींच पाते हैं। जैसे मोटी मोटी स्प्रिंग आपके घर पे होंगी, खींच के देखिएगा, नहीं खींच पाओगे। क्यों? क्योंकि उनमें रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, छोटा सा। लेकिन वो क्या होगा? हमको इस फोर्स की, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना है, तो क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, होगा इसके इक्वल ही, इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? के एक्स डी एक्स। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हमको क्या करना है? छोटा सा वर्कडन तो निकाल दिया, हमको निकालना है 0 से x तक। इंटीग्रेट कर दो। नाउ टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x के एक्स डी एक्स। ठीक है, बस आपको पता है के बाहर आ जाएगा, x डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 0 से x, तो इसको जब सॉल्व करते हो तो आ जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। मतलब उस स्प्रिंग को इतना खींचने में कितना वर्क करना पड़ा? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क करना पड़ा। यही वर्क उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भैया आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई स्प्रिंग में। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये घड़ी में, पहले आपने घड़ी देखा होगा, चाबी भरने वाली थी, तो उसमें चाबी भरते थे तब घड़ी चलती थी। होता कुछ नहीं था, उसमें एक स्प्रिंग लगी थी। चाबी भरने से हम करते क्या थे? उस स्प्रिंग को हम दबा देते थे। स्प्रिंग को दबाने से उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वही एनर्जी धीरे धीरे उस घड़ी को चलाती रहती थी। एक तो क्वेश्चन एक ये आ जाता है कि स्प्रिंग को दबाने से उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? तो क्या हो गया भैया आंसर? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? सही है, ये हो गया भैया आपका आंसर। ठीक है, और ये भी भैया टोटल एनर्जी है ये।
भाई यहाँ से यहाँ तक खींचने में इसको इतना वर्क करना पड़ता है, ये हो गई इसकी टोटल एनर्जी, ये भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग केस में हम ग्राफ बनाएं तो स्प्रिंग केस में भैया कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, एक लाइन ये और इसको ऐसे बना दीजिए, एक लाइन ये, ठीक है, और यहाँ पर भैया एक लाइन ये खींच देते हैं। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है टोटल एनर्जी को और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी को, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फिर से वही रहता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी आपकी घटती चली जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया ये आपके सामने आ गया। कभी कभार आपसे इसके अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बस देखो भाई ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो इसको भी हटा दें, इसका भी कुछ काम नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा दें, अब इसका कुछ काम नहीं रहा ये। देखो ये हमारे हो गए एक्सट्रीम पॉइंट, ये दोनों है जो पॉइंट, ये बिल्कुल किनारे किनारे वाले पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, किनारे किनारे। ठीक है, अब अगर हम टोटल एनर्जी निकालें, कभी कभी पूछ लेता है कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, जैसे मान लो मैंने ये स्प्रिंग बना दी, ठीक है, इसको आपने खींच दिया है, ये तो ओरिजिनल स्प्रिंग थी, इसको मैंने खींच दिया है यहाँ से यहाँ तक इतना, यानी कि ये 0 ये था, x ये है। ठीक है, ये एक्सट्रीम हो गई। अब यहां पर पूछ लेगा कि इंटरमीडिएट पोजीशन में, जैसे अब भाई इसको खींचोगे तो क्या होगा, यहां तक आएगी फिर ये पीछे बढ़ेगी, तो ऐसे से ऑक्सीलेशन होता रहेगा। तो बीच में मतलब एक्सट्रीम, मतलब यहां से यहां तक के बीच में कहीं पर भी एक भी पॉइंट अगर आपको दे दिया जाए, कहेगा बताओ वेलोसिटी वहां पे कितनी है, किसी भी पॉइंट पर, तो कैसे निकालोगे। देखो तो यहां लिख देते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। देखो ये हो गई, मान लेते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया xm और ये हो गया -xm। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे चलता है स्प्रिंग का, थोड़ा हम फिगर भी बना दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखो ये मेरी एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको जब खींचोगे आप, इसको खींचोगे तो यहां पे आएगी, इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये खींच के यहां पर, देखो इस तरीके से, जब यहां पे थी खींचा आपने तो इधर गई, जब यहां से छोड़ दोगे तो क्या होगी, यहां तक आएगी, फिर वो ऐसे ऐसे ही क्या करेगी, ऑक्सीलेट करती रहती है। तो ये एक बार प्लस xm और एक ये -xm तक जाती है। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीलेशन चलता रहता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो किसी भी बीच में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी अगर आपसे पूछ ले कैसे निकालोगे, तो भैया उसमें टोटल एनर्जी तो इतनी है ना, टोटल वर्क तो इतने करना पड़ रहा है। देखो भैया, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की। भाई ये तो फॉर्मूला हमारा वही रहता है। ठीक है, देखो जरा, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, हाफ के xm स्क्वायर, xm मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां से जितना हम मैक्सिमम दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भाई बीच में कोई ना कोई तो पॉइंट लेंगे ना हम। ठीक है, तो वहां तक पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं हमने कहा कि इस पॉइंट पर आपको निकालनी है, तो ये कितनी हो गई डिस्टेंस, x हो गई। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, ये हमको निकालना है, ये हमको भी क्वेश्चन बता देगा, हमको v निकालना है बस। अब तो आसान हो गया भैया। ठीक है, क्या हो गया भैया, ये
के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के कॉमन हो जाएगा, एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा के अपॉन एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भैया फार्मूला आ गया कि किसी भी पॉइंट पर हम उस बॉडी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन और इसे में पूछ लेते हैं कभी कभी बस। ठीक है, देख लो भैया, कोई कठिन नहीं हो लगना चाहिए आपको, ना कठिन है, बस ये कंपटीशन के लेवल का है और जितना मैंने अभी तक इसका डेरिवेशन करा था वो आपके एकेडमिक लेवल तक का है। ठीक है, तो आज मैंने कहा था ना शुरू में कि आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर चलेगा, ये टॉपिक चलेगा और वाकई में चला। तो आज की वीडियो में भी हम लोग इतने रखते हैं। तो जो लोग भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो मैं कंटेंट डालता हूँ वो आपके पास तक बिना कोई देरी के पहुँच सके और आप उसको देख सको और अपने रिवीजन को कंटिन्यूटी प्रदान कर सको। ठीक है, तो इसी साथ ही भैया फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा फुल टॉपिक रहेगा, उसमें कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी साथ ही भैया फिर मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।